Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorials. So our today's topic is motivation. अगर आपको याद होगा हमने इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर का जो फ्लो चार्ट देखा था जो कि कुछ इस तरह से था। आपको ये हमने जब पार्ट फर्स्ट देखा था तो हमने इसको देखा था, आपको याद रहेगा इसके बारे में। सो काइनेसिस, टैक्सिस, सिंपल रिफ्लेक्सेस, कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, या बेसिकली हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसकी सारी जो डिटेल्स होना चाहिए वो सारी चीजें। और ये सब जो पोर्शन था हमने ऑलरेडी देख लिया था। लर्न बिहेवियर में ये पोर्शन भी कंप्लीटेड है। आप इथोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सभी चीज वहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इंस्टिंक्ट और मोटिवेशन में से आज हम लोग मोटिवेशन के साथ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ड्राइव वाला जो पोर्शन रहेगा उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। वन मोर थिंग इज कि जो मोटिवेशन टॉपिक रहता है वैसे तो वो जो भी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स है, जिसको अभी आपने जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर का मैंने फ्लो चार्ट शो करा, टाइप्स ऑफ बिहेवियर भी आप कह सकते हो उसको, तो उसमें तो मोटिवेशन आता ही है। साथ में आपके जो एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट जो रहते हैं उनके कोर्स में मोटिवेशन एक अलग से भी टॉपिक बनता है। सो जो मोटिवेशन अलग से टॉपिक बनेगा उसके लिए भी यही वाला जो पोर्शन रहेगा जो मैं इस वीडियो सेगमेंट में बताऊंगी वो पूरी तरह से एप्लीकेबल रहेगा, आप पूरी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। सो मोटिवेशन टॉपिक के लिए हेडिंग्स जो जनरली पूछी जाती है वो रहती है व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन या फिर एक्सप्लेन मोटिवेशन। देन उसके अंदर जो सब हेडिंग्स होती है वो रहती है ड्राइव, टाइमिंग, इंटरेक्शन ऑफ ड्राइव्स, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हॉर्मोन्स एंड मोटिवेशन, और लास्टली एग्रीगेशन रहता है। तो ये पूरा तरह से मोटिवेशन का क्वेश्चन। सो मोटिवेशन टॉपिक में जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे या फिर जो भी उसकी डिटेल्स रहेंगी उसमें एक चीज तो मैंने आपको क्लियर की कि पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में भी जो मोटिवेशन आप पढ़ते हो उसके अंदर भी यही सारी बातें आएंगी। और अलग से अगर कोई क्वेश्चन आता है मोटिवेशन के ऊपर कि एक्सप्लेन मोटिवेशन, तो उसकी जो सब हेडिंग्स रहेगी वो ये रहेगी ड्राइव, टाइमिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ ड्राइव्स, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हॉर्मोन्स एंड मोटिवेशन, एग्रीगेशन एटसेट्रा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं मोटिवेशन का, और मैंने आपको सब चीज बता दी कि कहाँ कहाँ ये जो पूरा वीडियो रहेगा एप्लीकेबल रहने वाला है। तो होता क्या है कि एक मोटिवेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक मैटर है जो कि कॉमन ऑब्जर्वेशन का रहता है कि कभी कभी तो क्या होता है एनिमल के ऊपर जब आप स्टिमुलस डालने की कोशिश कर रहे हो तो एनिमल बहुत अच्छे से उसके बदले रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, या फिर हम कहते हैं उसके बदले एक रिफ्लेक्स देता है। ये वाली बात तो क्लियर होती है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि अगर वही तरह का स्टिमुलस उस एनिमल पे कभी दूसरे टाइम पर अगर हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बदले वो एनिमल कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो क्या कह रही हूं मैं कि कभी एनिमल जो रहेगा उस पर अगर आप कोई स्टिमुलस डाल रहे हैं तो उसके बदले वो रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो रिएक्शन दे रहा है। और कभी कभी उसी एनिमल पे सेम तरह का स्टिमुलस आप डाल रहे हो तो वो रिएक्शन नहीं दे रहा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एनिमल कभी तो रिएक्शन दे देता है, कभी वही स्टिमुलस आ रहा है तो रिएक्शन नहीं दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जो कि वो एनिमल ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है? इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कभी भी एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी, इस तरह के चैनल्स देखे होंगे तो उसमें जो लायन रहता है, लायन, तो उसको आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो विल्ड बीस्ट रहते हैं, विल्ड बीस्ट, तो उनकी स्पेलिंग तो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि अगर आप नोट करना चाहो तो वो भी कर लेंगे। सो जो विल्ड बीस्ट रहते हैं जिसको नॉर्मली हम लोग अफ्रीकन नू भी कहते हैं, GNU। सो अफ्रीकन के बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस आना चाहिए था, मेरा थोड़ा कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, आप सही लिखेंगे। तो विल्ड बीस्ट जिसको हम अफ्रीकन नू भी कहते हैं, तो लायन क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। ये इसका प्रे है, ये प्रे है, ये प्रेडेटर है। तो लायन इसको खाने के लिए कोशिश करता है, उसका शिकार करने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली विल्ड बीस्ट जो रहते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और लायन सिंगल ही रहता है, ठीक है। अब ये जो लायन है हमेशा विल्ड बीस्ट के ऊपर शिकार करता है, लेकिन कभी कभी आपने अगर चैनल अगर देखा होगा तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि कभी कभी ये जो एनिमल्स उसके सामने खड़े भी रहते हैं तो ये जो लायन रहता है वो इनके पास से नॉर्मली चला जाता है बिना इन पर शिकार करे या कोई कोशिश करे शिकार करने की, और ज्यादातर टाइम पर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लायन जब विल्ड बीस्ट को नॉर्मली प्रे की तरह मानता है, उसको खा लेता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कुछ टाइम पर लायन इसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये स्टिमुलस है लायन के लिए, तो लायन इसको रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? ये क्वेश्चन उठता है। तो अगर आप नोट करना चाहते हो एग्जांपल तो आप लिख सकते हो, फॉर इंस्टेंस वी कैन कंसिडर द केस ऑफ साउथ अफ्रीकन लायन विच इज मूविंग थ्रू द बुश एंड कमिंग अपॉन अ हर्ड ऑफ विल्ड बीस्ट। ऑन सम ओकेजन्स सच एन एनकाउंटर रिजल्ट्स इन द लायन स्टॉकिंग एंड परहैप्स किलिंग वन ऑफ द विल्ड बीस्ट।
On other occasions, the lion walks casually past the wildebeest, apparently ignoring the presence of potential food. कभी कभी तो वो बहुत अच्छे से उस पर शिकार करता है और कभी कभी उसको बिल्कुल इग्नोर करके वहां से चले जाता है. तो रीजन ये लिखा हमने, thus something about the lion or the wildebeest has changed between one encounter with food and another. तो ऐसा क्या हुआ, क्या विल्डबीस्ट चेंज हो गए कि लायन चेंज हो गए, जो वहां पर अब ये स्टिमुलस जैसा उसको नहीं नजर आ रहा और उसके बदले वो रिएक्शन नहीं आ रही है लायन से. ये क्वेश्चन उठता है. सो क्वेश्चन ये है कि बट व्हाट हैज चेंज्ड सिंस देयर इज नो डिफरेंस इन द स्टिमुलस इटसेल्फ, क्योंकि स्टिमुलस में तो कोई अंतर आया ही नहीं है यहाँ पर. जैसे विल्डबीस्ट पहले थे अभी भी विल्डबीस्ट वैसे ही है. सो ये एक तरह का क्वेश्चन हमारे अंदर छूट जाता है कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो इसका आंसर ये निकाला गया कि ये जो लायन है इसके अंदर कोई इंटरनल चेंज आया, बाहर से तो कोई चेंज इसमें आया नहीं. विल्डबीस्ट में तो बिल्कुल ही चेंज नहीं आया. तो कहा गया कि ये जो लायन है इसके अंदर आ गया है एक इंटरनल चेंज. तो ये जो इंटरनल चेंज है ये कौन सा इंटरनल चेंज है, इसी को नाम दिया गया, ये है मोटिवेशन. सो यहां से शुरुआत होती है हमारे टॉपिक मोटिवेशन की. तो एक डिस्क्रिप्टिव टर्म के अलावा बात करती हूँ. अगर ये सब तो बातें थोड़ी एग्जाम्पल के वे में थी, अगर मैं इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे दूं कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है, तो आप मोटिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं दैट सम काइंड ऑफ इंटरनल वेरिएबल फैक्टर, या फिर वेरिएबल भी लिख सकते हो, विच इन्फ्लुएंसेस द रिलेशनशिप और इंटरवीन्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज मोटिवेशन. तो मोटिवेशन है क्या, एक अंदर से चेंज लाने वाली कोई चीज है या एक फैक्टर है जो कि क्या करती है, जो रिलेशनशिप है, किसके बीच की रिलेशनशिप, इस स्टिमुलस के और इधर से आने वाले रिस्पॉन्स के, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में इंटरवीन करती है, उसके बीच में आके उसको खराब करने की कोशिश करती है, चेंज करने की कोशिश करती है. खराब नहीं बोलना चाहिए, चेंज करने की कोशिश करती है. इसको कहते हैं मोटिवेशन. तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. सो मोटिवेशन क्या है, सम काइंड ऑफ इंटरनल वेरिएबल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप, और यही इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप को आप ये भी कह सकते हो कि इंटरवीन करना. अगर हम हमारी वोकेबलरी एग्जाम्स में प्रॉपर वे में भी लिखेंगे तो वो भी सही है. इतना सारा वर्ड लिखने के बजाय आप इंटरवीन भी लिख सकते हो. तो अगर रिलेशनशिप के बीच में कोई चीज आ जाती है, और किसकी रिलेशनशिप के बीच में, स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के. अब ये बहुत ज्यादा बट ऑब्वियस है कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि अगर आपने इथोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट चेक करी होगी, स्पेशली ये वाले जो टॉपिक्स थे टाइप्स ऑफ बिहेवियर जैसा हमने स्टार्ट करा था, तो आपको पता होगा कि क्या चीज स्टिमुलस होती है, क्या चीज रिस्पॉन्स होती है, सब पता होगा. तो ये जो स्टिमुलस है और इस लाइन से आने वाला जो रिस्पॉन्स है, इन दोनों की ये जो रिलेशनशिप है, इसके बीच में जो आ जाने वाली चीज होती है जो कि एक इंटरनल फैक्टर रहता है, उसको कहते हैं मोटिवेशन. दूसरी बात, मैं आपको मोटिवेशन एंड ड्राइव दोनों पढ़ा रही हूं यहाँ पर. तो अगर ये जो चीज है जो बीच में आ रही है, जो ये तो मोटिवेशन हो गया, लेकिन ये जो इंटरवीन करने वाला वेरिएबल है यहाँ पर, इसको कहते हैं ड्राइव. तो कोई पूछ ले कि इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन है, तो वो कहलाता है ड्राइव. उसको कहते हैं ड्राइव. तो आप ड्राइव को या फिर किसी ड्राइव का दूसरा नाम दे सकते हो, किसी तरह का स्पेसिफिक मोटिवेशन. तो इसको अगर डिफाइन करना चाहते हो ड्राइव को भी, तो आप क्या लिखोगे, इट कैन बी डिफाइंड एज, या फिर लिखना अ ड्राइव और स्पेसिफिक मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज एन अर्ज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. कोई एक्टिविटी तो आप परफॉर्म करने की कोशिश करोगे. एंड एनिमल एग्जिबिट्स अ वेराइटी ऑफ ड्राइव्स. बहुत सारी क्या करते हैं एनिमल्स, अलग अलग तरह की ड्राइव्स को शो करते हैं. तो पहले अगर आप चाहते हो इसकी डेफिनेशन मैं भी यहां पर नोट करूं, तो आप लिख सकते हो ड्राइव और स्पेसिफिक मोटिवेशन इज एन अर्ज to perform a particular activity. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मैंने एक ड्राइव को कहा कि इसको आप इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कह सकते हो. एक बात तो ये इस पर लागू हो रही है और दूसरी यहाँ की डेफिनेशन आ जाती है. सो एनिमल्स क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ ड्राइव शो करते हैं. वो कौन कौन सी, हंगर ड्राइव आ जाएगी यहाँ पे, थर्स्ट ड्राइव, कोर्टशिप ड्राइव, मेटिंग ड्राइव, माइग्रेशन ड्राइव, इतने सारी तरह के यहाँ पर आप लोग उसके टाइप्स लिख सकते हो. जिसमें से जो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं ड्राइव के, उसको हमें यहाँ पर 3 स्टेप्स में देखना होगा. ड्राइव के टाइप्स तो अगर चाहे हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं. टाइप्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया यहाँ पर जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे भी, हंगर ड्राइव. फिर उसके बाद आ जाएगी थर्स्ट, कोर्टशिप,
उसके बाद माइग्रेशन, और इसके अलावा भी हो सकती है तो हम एटसेट्रा यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन होता है ड्राइव का वो 3 तरह का हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ड्राइव, जिसके 3 वेज हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है एपिटेटिव बिहेवियर। एपिटेटिव बिहेवियर, इसमें क्या होता है, तो एपिटेटिव बिहेवियर में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सर्च शुरू कर देता है एनिमल। यहाँ पर कोई भी रिलीजिंग सिचुएशन को देखकर एक तरह की सर्च, जो भी सिचुएशन हो गई उसके हिसाब से ही वो उसी चीज के लिए सर्च करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक हंग्री फॉक्स है, तो उस फॉक्स को अगर भूख लग रही है तो वो उस टाइम पे पूरी तरह से रेस्टलेस रहेगी, पूरी तरह से थक चुकी रहेगी, फिर भी वो क्या करने की कोशिश करेगी, उसका कैरेक्टर उस टाइम पर हो जाएगा हंटिंग बिहेवियर टाइप का, क्योंकि उसको भूख लग रही है तो वो क्या ढूंढने की कोशिश करेगी, वहां पर फूड को सर्च करने की कोशिश करेगी। तो इट इज द स्पेसिफिक सर्च फॉर अ रिलीजिंग सिचुएशन, इट प्लेसेज एन एनिमल इन अ पोजिशन टू अचीव अ बायोलॉजिकल गोल। ये जो कहना चाहिए बिहेवियर रहता है, इसमें क्या होता है कि एनिमल एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसको एक अपना गोल मिल जाता है, वो उस गोल के लिए अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉक्स का गोल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फूड को ढूंढना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हो। सो पूरा स्टेटमेंट इसके लिए क्या बन जाएगा, इट इज द स्पेसिफिक सर्च फॉर अ रिलीजिंग सिचुएशन, इट प्लेसेज एन एनिमल इन अ पोजिशन टू अचीव अ बायोलॉजिकल गोल। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री फॉक्स बिकम्स रेस्टलेस एंड बिगिंस अ कैरेक्टरिस्टिक हंटिंग बिहेवियर दैट इज एडेप्टेड टू अ सिचुएशन। दूसरा तरह का बिहेवियर होता है कंज्यूमेटरी। कंज्यूमेटरी बिहेवियर, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बायोलॉजिकल गोल था एपिटेटिव बिहेवियर का, वही उसका कंज्यूमेटरी एक्ट भी बन जाता है। तो अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो कंज्यूमेटरी बिहेवियर क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल गोल था एपिटेटिव बिहेवियर का, उसका कंज्यूमेटरी एक्ट जो भी रहेगा उसी को आप कंज्यूमेटरी बिहेवियर कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हंग्री फॉक्स वहां पर आपने देखा, तो उसका काम क्या था कि वो क्या ढूंढ रहा था, अगर उसके एपिटेटिव बिहेवियर की बात करोगे तो उसका बायोलॉजिकल गोल था खाने को ढूंढना। तो वो फॉर एग्जांपल चिकन को ढूंढ रहा था, क्योंकि फॉक्स जनरली मान लीजिए उसका प्रे चिकन रहेगा, तो वो उसको ढूंढ रहा है, और उसकी कैचिंग और ईटिंग जैसे ही वो कर लेगा, जैसे ही उसका ये वाला बिहेवियर का जो बायोलॉजिकल गोल था वो पूरा हो गया फॉक्स का, उसको खाना मिल गया, उसने वो खा भी लिया। तो अब इस कंज्यूमेटरी बिहेवियर में क्या होगा कि ये जो उसकी हंगर थी, उसकी जो भूख थी, उसका क्लाइमेक्स यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब वो जो बिहेवियर अभी तक उसका चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा, और अब वो खाना ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अब उसके सामने कभी खाना आएगा भी थोड़े टाइम तक, जब तक उसको भूख न लग जाए, तो वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा उसका कंज्यूमेटरी एक्ट। उसी तरह से अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ नोट करोगे, यहाँ पर आएगा इन दी मेटिंग ड्राइव लोकेशन ऑफ अ मेट बाय अ सॉन्ग बर्ड फॉलोइंग अ सर्च, जिसको कहते हैं एपिटेटिव बिहेवियर। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग बर्ड है, वो अगर मेट को सर्च कर रहा है तो बायोलॉजिकल गोल हो जाएगा मेट को सर्च करना, तो वो उसका एपिटेटिव बिहेवियर होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो चीज पूरी हो जाएगी, मेट सर्च हो जाएगा यहाँ पर, तो कंज्यूमेटरी एक्ट यहाँ पर क्या होगा, कोर्टशिप बिहेवियर बन जाएगा। तो पहले क्या था, मेट सर्चिंग, वो था एपिटेटिव बिहेवियर। उसी तरह से कंज्यूमेटरी बिहेवियर क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा कोर्टशिप बिहेवियर। तो वो हो जाएगा कंज्यूमेटरी एक्ट। और उसी तरह से जैसे गोल अचीव हो जाता है, तो गोल जो रहता है, गोल जिस डायरेक्शन में पहले डायरेक्टेड था वो धीरे धीरे सीज होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्स की बात कर लें, तो पहले खाना ढूंढ रहा था, खाना मिल गया, खाना खा लिया, उसके बाद खाना ढूंढने की कोशिश वो जो कर रहा था वो कम हो जाएगी वहां पर। सो कंज्यूमेटरी में नॉर्मली स्टेटमेंट यही आ जाएगा, अगर आप यहाँ लिखेंगे द बायोलॉजिकल गोल ऑफ एपिटेटिव बिहेवियर इज द कंज्यूमेटरी एक्ट, thus for the hungry fox catching and eating a chicken in the climax of hunger drive, likewise in the mating drive location of a mate by a songbird following a search appetitive behavior releases courtship behavior, जिसको consummatory act आप कह सकते हो। once the goal is achieved the goal directive activity ceases। ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड यहाँ पर जो वे होता है एक्सप्रेशन ऑफ ड्राइव में, उसको कहते हैं क्विसेंट या फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो क्विसेंट और रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये पूरा स्टेटमेंट यहां पर आ जाएगा, थर्ड वे हो जाएगा। अब इसको अगर हम समझते हैं तो क्या होगा यहाँ पर कि जब कंज्यूमेटरी एक्ट पूरा हो गया है, एपिटेटिव बिहेवियर पूरा हो गया है, तो इसके बाद ये वाला जो क्विसेंट टाइम रहेगा वो इमीडिएटली शुरू नहीं होगा। यानी कि नॉर्मली क्या होगा कि जैसे ही कंज्यूमेटरी एक्ट होना चाहिए, उसके बाद एनिमल के बाद कुछ चीज में रेस्ट दिखाई देगा, और ये जो पीरियड रहेगा बीच का उसको कहते हैं क्विसेंस, जिसमें जो सेटाइटेड एनिमल रहता है वो हंट नहीं करता। तो वो बात आपको समझनी है कि एपिटेटिव बिहेवियर पूरा हो गया, उसने खाना खा लिया, अब कंज्यूमेटरी बिहेवियर जो शुरू होने वाला रहेगा तो उसके अंदर वो कोई कोशिश नहीं करेगा। ये आपको यहाँ पर समझना।
तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, पहले हो रहा था एपिटेटिव बिहेवियर, फॉक्स खाना ढूंढ रही थी, एपिटेटिव बिहेवियर में भूख लग रही थी, उसको खाना ढूंढ रही थी, एक बायोलॉजिकल गोल को ढूंढ रही थी। एपिटेटिव बिहेवियर यानी कि जब पूरा हो गया, उसको अपना खाना मिल गया, फॉक्स ने खाना खा लिया, तो उसके बाद कौन सा बिहेवियर आता है, कंज्यूमेटरी बिहेवियर। और कंज्यूमेटरी बिहेवियर में आता है कंज्यूमेटरी एक्ट। कंज्यूमेटरी एक्ट का मतलब क्या है कि अब फॉक्स का वो वाला जो बिहेवियर चल रहा था उसको उसने स्लो डाउन कर लिया, अब उसको भूख नहीं लग रही, उसका काम हो गया, वो दूसरे बिहेवियर में चली जाएगी, वो बात होगी। उसके बाद अब इस कंज्यूमेटरी बिहेवियर के बाद थोड़े टाइम बाद फॉक्स को फिर से भूख लगेगी, तो इस कंज्यूमेटरी से फिर से ये एपिटेटिव बिहेवियर आने वाला जो टाइम रहेगा, ये जो बीच का टाइम रहेगा, इसी को कहते हैं क्विसेंट पीरियड। कि कंज्यूमेटरी बिहेवियर के बाद दूसरी बार एपिटेटिव बिहेवियर का टाइम आने से पहले का बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसको क्विसेंट पीरियड कहते हैं, और वो एकदम से नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब ये क्विसेंट पीरियड चल रहा होगा तो जो फॉक्स होगी वो खाना ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो नॉर्मल टाइम पे रहेगी। अगर उसके सामने उसका प्रे भी आ जाएगा तो वो कोशिश नहीं करेगी कि वो उसको जाकर खाए। तो ये 3 तरह के बिहेवियर होते हैं। तो क्विसेंट में स्टेटमेंट लिखना, फॉलोइंग द कंज्यूमेटरी एक्ट एपिटेटिव बिहेवियर डज नॉट इमीडिएटली रिज्यूम, दिस इज अ पीरियड ऑफ क्विसेंस, द सेटाइटेड एनिमल डज नॉट हंट। यहाँ पर ये तीनों बातें आएगी। तो ये 3 बिहेवियर्स हो गए हमारे लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे ड्राइव के अंदर। अब आगे की बात करते हैं। सो यहाँ पर मोटिवेशन के अंदर हमने जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के हिसाब से मोटिवेशन को देखना था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। ड्राइव के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो यहाँ होना चाहिए थी वो हमने देख लिए। इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ड्राइव, टाइमिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ ड्राइव्स, क्योंकि इस मोटिवेशन का डिटेल टॉपिक यहाँ से इतने पैराग्राफ में आना चाहिए, इतने सब हेडिंग्स में आना चाहिए। तो उसमें फिर नेक्स्ट रहेगा फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हार्मोन्स एंड मोटिवेशन और एग्रीगेशन। तो जिसमें से अभी हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा ये हार्मोन्स एंड मोटिवेशन। सो हार्मोन्स एंड मोटिवेशन जो टॉपिक रहता है, मोटिवेशन की एक सब हेडिंग रहती है, ये आपको पता है। इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत एंडोक्राइन रेगुलेशन क्या होता है मैं उसकी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन हम लोग इसकी डिटेल्स के अंदर आगे चलेंगे। सो एंडोक्राइन रेगुलेशन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने लगूँ तो आपको पता होगा कि बॉडी के अंदर जो ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं जिसमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पहले टर्मिनोलॉजीज इस एंडोक्राइन रेगुलेशन में हमको देखनी होगी, फिर हम आगे इसकी डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं इस ग्लैंड की बात करूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपसे शेयर करती हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रेन में पाया जाता है या फिर हेड में पाया जाता है, पहले ये समझ सकते हो। ये दूसरे जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट करता है या उनको भी चलाने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं इसको मास्टर ग्लैंड कह रही हूँ, तो मास्टर ग्लैंड क्या करेगा, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर भी इसका सारा कंट्रोल रहेगा, दूसरे ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है या फिर करता है, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो आप यहां क्या लिखोगे, कंट्रोल्स एंडोक्राइन सिस्टम, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, होल एंडोक्राइन सिस्टम को। अब ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो जनरली कौन से होते हैं, वो कहीं ना कहीं रहते हैं जिससे अभी फिलहाल के लिए हम कंसर्न रहेंगे, वो रहेंगे गोनेडोट्रोफिन्स। और भी करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी हम लोग हार्मोन्स एंड मोटिवेशन में जिससे ज्यादा कंसर्न रहने वाले हैं वो रहेगा पहला तो गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि द हार्मोन्स वी शैल बी मोस्ट कंसर्न विद आर दी गोनेडोट्रोफिन्स। और ये जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये गोनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो दे एक्ट ऑन या फिर एक्ट ऑन गोनेड्स, जो गोनेड्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है गोनेड्स क्या होते हैं, तो गोनेड्स टेस्टीज होते हैं एंड ओवरीज होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, टेस्टीज में स्पर्म्स, ओवरीज में ओवम। तो ये हो गई बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से गोनेडोट्रोफिन्स सिक्रीट हो रहे हैं, वो गोनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, गोनेड्स ये होते हैं। उसके बाद बात आती है ये जो ग्रोथ ऑफ जर्म सेल्स होते हैं उसका काम करते हैं, टिश्यूज जो होते हैं गोनेड्स के उसको भी डेवलप करते हैं, और उनमें से हार्मोन्स या फिर जो भी हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको भी सिक्रीट करवाते हैं। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन्स है, एक तो एक्ट ऑन गोनेड्स, और गोनेड्स पे कर क्या रहे हैं, ये जो जर्म सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं,
क्योंकि जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ओवरीज का फॉर्मेशन होगा, तो वो वाले सेल्स की ग्रोथ होना जरूरी है, जब ही वहां से स्पर्म से ओवम का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज क्या करवाते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, उनका सिक्रीशन करवाते हैं गोनेट्स के अंदर से, ये गोनेडोट्रोफिन्स। सो गोनेडोट्रोफिन्स के ये सारे काम होते हैं। तो ये है उनके फंक्शंस, इनके फंक्शंस। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी पहली बात तो। अब दूसरी बात आगे की करते हैं। जो दो तरह के मेन गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं, अब मैं आपको बता रही हूं टाइप्स ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स। टाइप्स ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स, एक एक करके हर बार समझते जा रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स की अगर मैं बात करती हूं तो पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो तरह की बातें हो गई। ये दो तरह के क्या हैं, गोनेडोट्रोफिन्स हैं। तो FSH और LH दोनों ही उनके एक्शन के हिसाब से नाम दिए गए उनको, क्योंकि एक फीमेल गोनेट्स पर एक्ट करता है जिनको हम ओवरीज कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो कई और जो भी सिक्रीशन होता है उनका मेल्स में ही होगा, उनका फंक्शन भी वहीं पर देखने को मिलेगा। फीमेल्स में दोनों ही कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स पाए जाते हैं और दोनों ही नेसेसरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्स एंड फॉर द रिलीज इनटू द ओविडक्ट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो LH और FSH दोनों ही फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो पहली बात तो फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग दोनों ही फीमेल्स हार्मोन के बेसिस पर नाम रखे गए थे, क्योंकि दोनों का काम फीमेल्स में बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि जो LH रहेगा, आपने पढ़ा होगा ओवरीज के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के कर्व्स देखेंगे तो उसमें इन हार्मोन्स के रोल प्लेज रहते हैं। तो ये वाली बात तो यहाँ पर होगी। दूसरी बात, अगर मैं मेल्स में बात करूं तो ये हार्मोन वहां पर भी सिक्रीट होते हैं और सिमिलर फंक्शंस भी मेल्स में भी होते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मेल्स में नहीं होगा या फीमेल्स में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में ये दोनों हार्मोन्स पाए जाएंगे, दोनों ही गोनेडोट्रोफिन्स दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल्स में। ये बात तो यहाँ हो गई। एक और थर्ड पिट्यूटरी हार्मोन और होता है, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन में हमने यहां से, अगर मैं छोटा सा बता दूं आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी हार्मोन्स में से अभी फिलहाल जिससे हम कंसर्न थे वो थे गोनेडोट्रोफिन्स। वो पहला हार्मोन था, ये एक हार्मोन है। किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है। दूसरी बात मैंने क्या की, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, सिर्फ काम वाले। अभी मोटिवेशन चैप्टर में जो आपके लिए काम के सिर्फ वो हार्मोन्स आप पढ़ रहे हो। गोनेडोट्रोफिन्स में आपने कौन से देखे, दो तरह के गोनेट्स में से वर्क करते हैं। ये पहले तो मैंने ये बताया कि गोनेट्स के ऊपर एक्ट करेंगे गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेट्स ये होते हैं, फंक्शन क्या होता है गोनेडोट्रोफिन्स का, जर्म सेल की ग्रोथ, सेक्स हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाना। टाइप्स ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स क्या हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं, FSH, LH। उसके बाद अब ये तो पहला हो गया था, ठीक है, या फिर मैं इसको पहला ना कहते हुए इसको तो स्टार बना देती हूँ। पहला मान लेते हैं हम, ये हो गया था, ये पहला हार्मोन आपने पढ़ा। दूसरा हार्मोन आपने LH पढ़ा। एक और हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि अभी आपको पढ़ना होगा। अभी ये तो यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला तो गोनेडोट्रोफिन्स थे, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो गोनेडोट्रोफिन नहीं है, बल्कि एक और हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। उसको देख लेते हैं, वो रहेगा यहाँ पर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो थर्ड पिट्यूटरी हार्मोन जो कि बिहेवियर चैप्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रोलैक्टिन। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। एक और नाम होता है ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ये नाम भी इसको दिया जाता है। तो जितने नाम हम दे रहे हैं आप भी नोट करते जाएंगे यहाँ पर। ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन को शॉर्ट में LTH भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स करता है ये हार्मोन। और जो वेरियस क्लासेस होती है वर्टिब्रेट्स की, उन सभी में सिक्रीशन इसका देखा जाता है, प्रोलैक्टिन का। अलग अलग एनिमल्स में आप इसको देखोगे सिक्रीट होता हुआ, और कंप्लीटली डिफरेंट कहना चाहिए। इसके फंक्शंस और टारगेट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स में, ये भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्टिंगली ये भी बात पता होनी चाहिए कि इसका जो ज्यादातर इफेक्ट रहता है वो पेरेंटल बिहेवियर में देखा जाता है। तो मेनली आप याद क्या रखोगे, इसका काम पेरेंटल बिहेवियर में रहता है। जैसे ऊपर वाले जो दो हार्मोन्स मैंने बताया वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। लेकिन प्रोलैक्टिन किससे रिलेटेड है, वो पेरेंटल बिहेवियर से रिलेटेड है, ब्रॉडेस्ट सेंस में रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो पेरेंटल बिहेवियर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल भी वैसे ही आने वाले हैं। जो मेल स्टिकल बैक फिशेज होती हैं उनका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर,
कि जब मेल स्टिकलबैक फिशेस होती है वो क्या करती है कि उनके जब एग्स रहते हैं तो देखिए वो है फादर उन एग्स का, लेकिन फिर भी वो एग्स को क्या करता है ऐसे ध्यान रखता है जैसे कि कोई मदर रखती हो। और जब वो अपने एग्स का ध्यान रखता है तो उनके ऊपर फैनिंग करना यानी कि हवा करते हैं एग्स के ऊपर, जिससे कि उसमें एयर बबल्स आ जाए और ऑक्सीजनेटेड हो जाए वो एग्स। तो उनके ऊपर फैनिंग बिहेवियर शो करना, ये सब क्यों कर रहा है वो मेल स्टिकलबैक के अंदर ऐसी थोड़ा, अगर हम नॉर्मल वे में कहें, वो ममता वाली जो फीलिंग है वो क्यों आ रही है, ड्यू टू द प्रोलैक्टिन। इसको आपको यहां समझना है। दूसरी बात होती है कि जो चिकन्स होते हैं उनमें जो ब्रूडीनेस होती है चिकन्स की, ऑल्दो सारी बर्ड्स में ये नहीं होता, वो भी इसी की वजह से होता है। दूसरी बात, जो पीजन्स होते हैं, पीजन्स में जब ब्रीडिंग सीजन आता है या जब उनके बेबीज ग्रो करने लगते हैं पीजन्स के, तो पीजन्स में आपने सुना होगा क्रॉप मिल्क बनता है। तो वो जो क्रॉप मिल्क बनता है वो किसकी वजह से बनता है, इस प्रोलैक्टिन की वजह से बनता है। दूसरी बात, अगर मैं मैमल्स के अंदर बात करूं तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, फिर उनमें से मिल्क सिक्रीशन का होना, वो किस वजह से हो रहा है, वो भी प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको एनिमल्स अलग अलग बताया। जैसे अगर मैं स्टिकलबैक फिशेस की बात करूं उसमें भी किसकी, मेल वाले की, मेल का साइन बना दिया। स्टिकलबैक फिशेस की बात करूं तो ये फैनिंग बिहेवियर जो शो करते हैं एग्स पे, फैनिंग दी एग्स, वो इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया जो क्रॉप मिल्क रहता है, क्रॉप मिल्क सिक्रीशन किसमें, पीजन्स के अंदर, वो भी इस प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स की स्पेलिंग चले पूरा लिख लेते हैं इसको, कभी गड़बड़ ना हो स्पेलिंग में आपके। मेमोरी ग्लैंड्स, MAMMARY, मेमोरी ग्लैंड्स। उसके बाद मिल्क सिक्रीशन, ये सारी बातें प्रोलैक्टिन के एग्जाम्पल में या फिर उसके फंक्शंस में आती है। एक चीज और कि इस प्रोलैक्टिन के अंदर मैंने यहाँ पर एक क्लास में ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन नाम दिया। तो ये ल्यूटियोट्रॉफिक, आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि ये नाम क्यों बना था। तो ये जो नेम है ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, इसका मीनिंग होता है क्योंकि इसका मैमल्स के अंदर एक और फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को देखते हुए इसका नाम ल्यूटियोट्रॉफिक रखा गया था। और वो जो फंक्शन था वो क्या था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका मेंटेनेंस करवाना ओवरी के अंदर और उसको स्टिमुलेट करना, जिससे कि वो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसको रिलीज कर सके। तो आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक ओवरी है, ओवरीज में जो फॉलिकल्स है वो बड़े होने लगते हैं इस तरह से, ये पूरी स्टेजेस रहती है। ओव्यूलेशन होता है तो ओवम यहाँ पर, अच्छा इसके आसपास कुछ सेल्स भी होते हैं, तो ओवम यहाँ पर रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी oocyte रहता है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर ओवम कह के आपको समझा रही हूँ। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ से सेकेंडरी oocyte या ओवम रिलीज आउट होता है, तो पीछे जो चीजें रिमेनिंग रह जाती है, जो इसके आसपास सराउंडेड मैटर था वो पीछे रह जाती है। और ये बाहर ब्लू बॉल आ गई लेकिन आसपास का मटेरियल पीछे रह गया। वो जो पीछे रह जाना वाला मटेरियल जो ओवरी में रह जाता है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि मान लीजिए ये जो ओवम रिलीज हुआ है इसका स्पर्म के साथ फ्यूजन हो जाता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो जाइगोट है वो क्या करेगा, यूटेरस के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होगा तो उस टाइम पे वो इम्प्लांटेशन उसका प्रॉपर हो तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उसको जरूरत पड़ती है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शुरुआती टाइम पर, बाद में तो प्लेसेंटा वो हार्मोन को रिलीज करती है, लेकिन शुरुआती टाइम पर इस जाइगोट का ये जो अटैचमेंट है उसकी देखभाल करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जहां से आता है वो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो पीछे रह जाने वाला कॉर्पस ल्यूटियम रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन शुरुआती टाइम पे जो रहता है जेस्टेशन पीरियड का, वहां प्रोजेस्टेरॉन कहां से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। और मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो था प्रेगनेंसी का केस। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी नहीं हो रही यहाँ पर एनिमल में, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। इसकी डिटेल में सभी चीज पहले भी बता चुकी हूँ पर फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि ये जो प्रोलैक्टिन है इसका दूसरा नाम जो ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन हमने रखा था LTH, वो क्यों रखा था, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसका मेंटेनेंस करवाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, वो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन और LTH।
इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन तो नहीं आता है, यानी कि हेडिंग आती है गोनेट्स, ओवरी एंड टेस्टिस की। इसमें ये कहा जाता है कि जो हार्मोन्स इनमें से रिलीज होंगे उनके सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो जो गोनेट्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स रहेंगे, जो कि अंडर स्टिमुलेशन किसके वर्क करते हैं, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है FSH और LH उनके अंडर में वर्क करते हैं। तो FSH और LH गोनेट्स को कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। उनमें से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स जो रहते हैं वहां से रिलीज होंगे। दूसरी बात होती है, अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो सारे फीमेल हार्मोन्स जितने भी रहेंगे उनको कलेक्टिवली जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजेंस, और मेल हार्मोन्स जिनको हम कलेक्टिवली कुछ नाम दे सकते हैं तो वो रहेंगे एंड्रोजेंस। तो फीमेल हार्मोन्स को तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी एस्ट्रोजेंस, और मेल्स में हम लिख सकते हैं इसको एंड्रोजेंस। कलेक्टिव वे में कह रहे हैं, और डिटेल नेम्स अलग हो सकते हैं। जैसे इसको अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी हार्मोन्स रहेंगे, यहाँ पर भी टेस्टोस्टेरोन और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टिव वे में अगर बात करें टोटल मिलाकर तो ये 2 नाम दिए जाते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं। तो दूसरी बात क्या आ जाएगी, ये स्टेरॉइड होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका रोल प्ले जब पढ़ना होता है एग्जांपल्स के तौर पर, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर ये पता चला कि हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये स्टेरॉइड होते हैं, इनके केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं हार्मोन्स के, ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ कहना चाहिए हार्मोन का सिक्रीशन देखने को मिलता है। जनरल वे में तो सभी में सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा मोटा डिफरेंस उनमें फिर भी रहता है। अगर मैं बात करूं कॉमनेस्ट एंड्रोजन जो मैमल्स में रहता है वो कौन सा रहता है मेल्स के अंदर, तो कॉमनेस्ट जो रहेगा वो रहता है टेस्टोस्टेरोन मैमल्स के अंदर। ये मैमल्स के लिए नाम लिया हमने यहाँ पर, ये बात तो यहाँ क्लियर होगी। इसके अलावा जो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन द प्रिपरेशन ऑफ द शेडिंग एग्स एंड स्पर्म्स, तो ये सारी जो चीजें होगी यहाँ पर वो सारी यहाँ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ही देखभाल करते हैं उन चीजों की। फीमेल्स में जो हार्मोन सबसे ज्यादा फोकस में लिया जाएगा प्रोजेस्टेरोन रहेगा। जैसे यहाँ टेस्टोस्टेरोन की बात की गई है, फीमेल्स में आप प्रोजेस्टेरोन वर्ड याद रख सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्टार्टिंग में कहाँ से रिलीज हो रहा है वो भी आपको पता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन डेवलप करवाता है या कौन उसको देखता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए जो यहाँ पर आंसर आता है वो रहता है प्रोलैक्टिन। तो ये वाली बातें तो यहाँ क्लियर होगी। दूसरी बात हो गई कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसका एक और नाम होता है हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यही इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है जाइगोट के अंदर। तो ये वाली बातें आपको नोट करनी रहेगी। दूसरी बात रहती है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन रहता है ये पूरी तरह से एक ऐसा हार्मोन फिर भी नहीं है जो कि पूरी तरह से सिर्फ मैमेलियन हार्मोन ही कहलाएगा या सारे मैमल्स के अंदर ये हार्मोन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक तरह से एग्स के अंदर ही फॉर्म होते हैं, तो जो फिशेज रहती है, एम्फीबियंस रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शेड हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब इन एनिमल्स में कौन फिर यहाँ पर देखभाल कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंस या फिर एक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन की वो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। और जो बर्ड्स रहती है उनके अंदर भी प्रोजेस्टेरोन होता है और ऑलमोस्ट सर्टेनली वो ओवरी से ही सिक्रेटेड होता है। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है वो यहाँ पर ज्यादा कॉन्स्पिशियस नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि बर्ड्स में कॉर्पस ल्यूटियम वहां देखने को मिलेगा। मेल बर्ड्स जो होते हैं सेवरल स्पीशीज के, उनको भी माना जाता है कि वो भी कभी कभी टेस्टीज में उनके प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। तो प्रोजेस्टेरोन जरूरी नहीं है कि ओनली फीमेल हार्मोन आपको कहना है, क्योंकि जो मेल बर्ड्स रहते हैं उनमें भी प्रोजेस्टेरोन कहीं ना कहीं सिक्रीट हो सकता है। तो ये तो कुछ बातें यहाँ पर थी। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें जो प्रिंसिपल इंटरेक्शन से बिटवीन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड बिहेवियर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ फीमेल रिंग डव्स हार्मोन्स उस यहाँ पर कैपिटल्स के अंदर शो किए गए। यहाँ पर डव बर्ड जो होती है उसको दिखाया गया है। उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस और स्टिमुलस चेंजेस होना चाहिए, वो 3 पोर्शन है यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ पर कैसे हो रही है कि यहाँ पर मेल वो है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग मेल कोर्टशिप वाला पोर्शन दिखाया गया है, वहां से गोनेडोट्रोफिन्स है, सिक्रीशन हो रहा है यहाँ से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओव्यूलेशन भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ नेस्ट बिल्डिंग जो है वो किस वजह से हो रही है, कंप्लीटेड नेस्ट, फिर उसके बाद इस तरफ नेस्ट बिल्डिंग, रिसेप्टिविटी, फर्टिलाइज्ड एग्स, ऑनसेट ऑफ इंक्यूबेशन, फिर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग्स वाला पोर्शन है। ये सारी चीजें ऑनसेट ऑफ इंक्यूबेशन पर आ रही है।
यहाँ से प्रोलैक्टिन की तरफ जा रहे हैं, प्रोलैक्टिन के बाद मैच्योरेशन ऑफ इंक्यूबेशन, चिक्स, फीडिंग ऑफ चिक्स भी हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ इंक्यूबेशन के बाद पीछे प्रोलैक्टिन की तरफ से एक और चीज हो रही है, ग्रुप मिल्क प्रोडक्शन, फीडिंग ऑफ चिक्स हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में दिखाई गई है। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के साथ। इसकी अगर हम बातें करें तो जो भी इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें हार्मोन्स का अच्छा खासा रोल प्ले देखने को मिलता है, क्योंकि इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। अभी अभी जितनी भी डिटेल्स थी हमने हार्मोन्स की थोड़ी बहुत देखी है। तो उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो पहला जो रीजन रहता है जिसमें ये हार्मोन्स एंड मोटिवेशन का रोल प्ले देखने को मिलता है, तो पहला रीजन जो रहता है वो रहता है कि हार्मोन लेवल्स जो रहते हैं बॉडी के अंदर उसको प्रिसाइजली आप मेजर भी कर सकते हो और उसको कहीं ना कहीं रिलेट कर भी सकते हो, जिससे कि आप फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंजेस जो हो सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हो। दूसरी बात होती है कि जो भी एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो अगर आप एंडोक्राइन ऑर्गन्स को बॉडी में से रिमूव कर दोगे तो वो कभी ना कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एनिमल्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते, सिर्फ हार्मोन्स का वहां पर रोल प्ले कम हो जाता है, जिससे आप और ज्यादा हार्मोन्स की स्टडी वहां पर कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि हार्मोन्स का भी मोटिवेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले देखने को मिल जाता है। So of all the internal factors that influence behavior, hormones are the most fully understood. There are two reasons for this. First, hormone levels in the body can be precisely measured and related to behavioral changes. Secondly, more significantly, the endocrine glands that secrete hormones can be removed with little damage to the animal. It is then possible to examine the role of hormone. इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हमें रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को समझना है कि उसका ओरिजिनल बिहेवियर क्या रहेगा किसी भी एनिमल में, तो वो ये देखा जाता है कि जो कैस्ट्रेटेड मेल्स रहेंगे एनिमल्स के अंदर, जिनमें हम यहां लिख सकते हैं उनके गोनेट्स एब्सेंट है यहां पर, तो उसके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया जाएगा उसके बदले वो जो बिहेवियर शो करेगी उससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, जो भी कहना चाहिए एग्जाम्पल रहेगा या फिर रोल रहेगा टेस्टोस्टेरोन का उन एनिमल्स में, हम उसको स्टडी कर सकते हैं और ये नॉर्मली की भी जाती है। उसके अलावा जो हार्मोन्स है वो कुछ ऐसे जनरल फैक्टर्स है मोटिवेशन में जिसके दो सेंसेस होते हैं। पहला ये होता है कि वो टिपिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर को और कहीं ना कहीं कॉजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। एक ऑब्वियस एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो सिर्फ सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिलेटेड नहीं होता बल्कि साथ में एग्रेशन के लिए भी रिलेटेड होता है ऑर्गेनिज्म में। तो अगर हम इसी के दो फंक्शन देख लें वो कौन कौन से होते हैं, पहला सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा एग्रेशन। यहां पर दो इसके हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोल प्लेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ स्टेटमेंट लिखना चाहें इसके बारे में तो क्या हो जाएगा कि द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, पहले इस पॉइंट के बारे में आ जाएगा, द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बिहेवियर ऑफ मेल एनिमल्स इज कॉमनली स्टडीड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स। दूसरी बात यहाँ पर आ जाएगी हार्मोन्स आर जनरल फैक्टर्स इन मोटिवेशन, हैव टू सेंसेस। पहला कौन सा सेंस था, दे टिपिकली इन्फ्लुएंस द सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर दैट इज द सेक्सुअल बिहेवियर, और दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एग्रेशन। तो ये दो चीजें तो यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो बर्ड्स होती हैं, तो चिक्स और माइस के अंदर अगर एग्जांपल है, सिर्फ बर्ड्स नहीं चिक्स में भी ले लेंगे हम और माइस में भी ले लेंगे, ये दो एनिमल्स में हम ले रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि इनका जब इंजेक्शन किया गया टेस्टोस्टेरोन का तो कहीं ना कहीं जो सर्च थी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड के लिए वो बढ़ गई। इसका एक्सपेरिमेंट जिन्होंने करा था उनका नाम था एंड्रयू। तो एंड्रयू नाम के साइंटिस्ट ने 1976 में इसका एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन रहता है मे हैव अदर इफेक्ट्स, जैसे कि चिक और माइस जो रहता है उसके अंदर वो क्या करता है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड की सर्च को शुरू करवा देता है। तो ये दोनों में चीजें तो हमने मेन कही थी, तो यहाँ पर फूड सर्च का एक और एग्जाम्पल आ गया टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन के बाद। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये तो कुछ बातें होगी जो हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के अंदर आती है, लेकिन अभी हमने इसकी पूरी डिटेल्स नहीं देखी क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो उसके प्रॉपर नोट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो सेगमेंट रहेगा जो कि इथोलॉजी की प्लेलिस्ट में अपलोड किया जाएगा, तो वहां पर हम लोग इसके लिए शॉर्ट नोट में जितना प्रॉपर मैटर लिखना चाहिए उसके नोट्स के साथ साथ इसको समझेंगे। तो इतनी बात तो यहाँ क्लियर हो गई, एक बेसिक आइडिया जो होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के हिसाब से भी अगर बात करें तो इतना पोर्शन वहां पर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स एंड मोटिवेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो उसके हिसाब से भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें उसके जो मैटर रहेगा नोट्स रहेंगे वो हम वहां पर देखेंगे।
तो मोटिवेशन के अंदर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के हिसाब से तो सारा पोर्शन हमने देख लिया। ड्राइव को यहाँ पे कंप्लीट करा है, लेकिन ड्राइव भी हमने इंट्रोडक्टरी वे में यहाँ पर देखी है। इसकी सारी डिटेल्स जो रहती है वो अभी बाकी है ड्राइव के अंदर। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन भी अभी है। तो जब हम फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, उसके साथ हॉर्मोन्स एंड मोटिवेशन के लिए जो, क्योंकि हमने समझ तो हॉर्मोन्स एंड मोटिवेशन को अभी लिया है, लेकिन इसके जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से कितना लिखना चाहिए, उसको हम फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन के साथ ही देखेंगे। फिर लास्टली हमारे पास एक टॉपिक और रह जाएगा मोटिवेशन में, जिसको कहेंगे एग्रीगेशन। इननेट बिहेवियर के अंदर बात की जाए तो इंस्टिंक्ट अभी बाकी है, जिसमें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। हालांकि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को भी हम लोग ने शुरू में जब इसकी टाइप्स पढ़ रहे थे, जब पूरा फ्लो चार्ट वगैरह समझ रहे थे, तो उसमें उसके बारे में भी समझ लिया था। तो उसकी डिटेल्स भी लेकिन देखना रहेगी। तो ये कुछ पोर्शन अभी बाकी है। मोटिवेशन का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जितना भी इंपॉर्टेंट था पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के लिए, वो तो लगभग पूरी तरह से आज ही कंप्लीट हो गया है। कुछ डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट्स में अपलोड की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।